अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। आज का लेसन आपके साथ चैप्टर नंबर 2 और इसके जो टॉपिक्स होंगे गैस लॉज और इसके जो काइनेटिक इंटरप्रिटेशंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपके साथ ऑन स्क्रीन मौजूद हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे गैस लॉज, और गैस लॉज में बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ को हम डिस्कस करेंगे, और साथ में इसकी काइनेटिक इंटरप्रिटेशन क्या हो सकती है, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरीज़ को कैसे एक्सप्लेन करती है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले जो किसी भी गैस को हम करेक्टराइज़ करते हैं उसके लिए हमें कौन से जो फीचर्स हैं वो चाहिए होते हैं, कौन से फैक्टर्स चाहिए होते हैं। तो गैस को एक्सप्लेन करने के लिए, करेक्टराइज़ करने के लिए हमें सबसे पहले प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ़ मोल्स और टम्परेचर को डिस्कस करना ज़रूरी होता है। किसी भी गैस को एक्सप्लेन करने के लिए जो इसकी करेक्टराइजेशन है वो इन 4 फैक्टर से होती है। नंबर 1 जो प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, टम्परेचर और नंबर ऑफ़ मोल्स, वही हम इन गैस लॉज के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं लॉ नंबर 1, जो कि क्या है। अभी मैंने आपको जो डिस्कस किया है कि जो फैक्टर्स हैं गैस कैन बी करेक्टराइज्ड बाय फोर, जो 4 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल गैस का वॉल्यूम हम डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 2 पे हम क्या डिस्कस कर सकते हैं, गैस का प्रेशर, और उसके बाद जो है टम्परेचर भी अफेक्टेड होता है, टम्परेचर, और लास्ट पे जो है उनके गैस के नंबर ऑफ मोल्स। तो 4 नंबर पे क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद ये डिस्कस करने के बाद जो नेक्स्ट है वो क्या हो सकता है कि इनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। वॉल्यूम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी के साथ, प्रेशर को हम पी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और टम्परेचर को है टी के साथ, और नंबर ऑफ़ मोल्स को हम स्मॉल एन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो गैस के जो करेक्टराइजेशन है वो इन 4 जो फैक्टर्स हैं उनसे होगी। तो नेक्स्ट है लॉ नंबर 1। This is Boyle's law. बॉयज़ लॉ के लिए क्या है कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इसकी जो स्टेटमेंट है, द वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस is inversely proportional to applied pressure at constant temperature। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, बॉयज़ लॉ की स्टेटमेंट। उसके साथ आपने नेक्स्ट जो चीज़ लिखनी होती है वो क्या है, इसकी जो क्या कहते हैं इसे, मैथमेटिकल फॉर्म्स। इसका मैथ्स क्या होगा, मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी। मैथमेटिकल फॉर्म में 2 चीज़ें हमने लिखनी है कि सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को कन्वर्ट किया जाता है इक्वलिटी के अंदर, और यहाँ पे हम एक कांस्टेंट पुट करते हैं जो कि के है, और साथ में हम क्या लिखेंगे, 1/p, और लास्ट पे क्या हो जाएगा, के इज़ इक्वल्स टू पी वी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक और स्टेटमेंट भी हो सकती है बॉयज़ लॉ की कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और लिख रहा हूँ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में लेट कंसिडर that the volume
volume of a gas is V1 at pressure P1। ठीक है कि हमने प्रेशर P1 रखा हुआ है तो उस पर जो वॉल्यूम है वो V1 है। एज प्रेशर increases to P2 the volume decreases to V2। क्या होगा कि जो ही हम क्या करते हैं प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं वॉल्यूम डिक्रीज़ कर जाता है। तो इसके लिए हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, एक और इक्वेशन आपने यहाँ से सीखनी है, वो क्या हो जाएगी कि P1 V1, इसी को हम यूज़ कर रहे हैं। P1 V1 इज़ इक्वल्स टू P2 V2। अगर आपके लिए कोई थर्ड कंडीशन भी होती है तो भी आप क्या कर सकते हैं, P3 V3 अप टू सो ऑन, ये हमेशा क्या रहेगी, एक ही कांस्टेंट नंबर यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट मैंने और भी बताई है बॉयस लॉ की कि सबसे पहले जो स्टेटमेंट ही आपकी बुक की कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन होगा वो इन्वर्स रिलेशन होगा, और इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होगी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और इसके लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ये थी आपके सामने जो बॉयस लॉ की स्टेटमेंट और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। अब हम इसकी कुछ एक आध एग्जांपल के साथ कुछ रीडिंग्स को कैलकुलेट करते हैं, कुछ न्यूमेरिक्स को कैलकुलेट करते हैं, फिर इसकी जो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन है उसको भी हम साथ साथ देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक जो फॉर एग्जांपल कह सकते हैं इसको। ठीक है, एग्जांपल में क्या है कि एक सिरिंज है, एक सिरिंज में हम ये जो अभी मैंने आपको डेटा कैलकुलेट करके दिया है, ठीक है, इसको हम देखते हैं ज़रा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप इसको यहाँ पे ले आएँ, यहाँ पे ठीक हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, पिस्टन को अटैच कर देते हैं कि इसके ऊपर जो प्रेशर है वो एक्सर्ट हो रहा है। अच्छा, यहाँ से हम इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पिस्टन है इस सिरिंज का, और इसके ऊपर क्या एग्जर्ट हो रहा है, यहाँ से हम इसको प्रेस कर रहे हैं और एक ख़ास प्रेशर यहाँ पे एग्जर्ट हो रहा है। ठीक है, ये क्या है, सिरिंज आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे हमने कोई लिक्विड इसके अंदर फिल किया हुआ है। ठीक है, और सिर्फ आपको गाइड करना है कि ये यहाँ पे हम जो प्रेशर ले रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये P1 कितना है, P1 इज़ इक्वल्स टू 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम यहाँ पे ले रहे हैं, और जो वॉल्यूम है इसका वो 2 डेसीमीटर क्यूब है। लेट्स से कि यहाँ पे जो वॉल्यूम बन रहा है V1 वो कितना है, वो 2 डेसीमीटर क्यूब है फॉर एग्ज़ाम्पल, और यहाँ पे जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है P1 वो कितना है, 5 एटमॉस्फेरिक। ठीक है, हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट के अंदर इसको इंक्रीज़ करते हैं। ये आपकी सिरिंज है, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ से हम प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, हमने पिस्टन को प्रेस किया डाउन। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, डाउन प्रेस कर रहे हैं। जो यहाँ पे लिक्विड था उसके ऊपर क्या बढ़ेगा, प्रेशर इंक्रीज़ होगा। ठीक है, या एयर है या लिक्विड है, कोई भी आप ले रहे हैं, उसके ऊपर क्या होगा कि प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज़ करेगा। लेट से कि प्रेशर जो है P1 हमने कितना रख लिया, 6 atm, 1 atm हम इंक्रीज़ कर रहे हैं,
अब वॉल्यूम जो है वो अल्टीमेटली डिक्रीज़ करेगा, वो कितना होना चाहिए 1.66 डेसीमीटर क्यूब। 1.66 क्यों आएगा? क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू बॉयज़ लॉ कि जब हम किसी सिस्टम के ऊपर प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं, इनिशियली हमारी जो इनिशियल कंडीशंस हैं, इनिशियल एट T1 टाइम 1 के ऊपर, और इनके लिए हम दोनों के लिए क्या रखेंगे, टेम्परेचर क्या होगा, वो हमेशा आपने बॉयज़ लॉ के लिए कांस्टेंट रखना है, उसको चेंज नहीं करना। अब क्या होगा कि जब हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो बॉयज़ लॉ के मुताबिक जो वॉल्यूम है वो आपस में इन्वर्स रिलेशन में जाते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को अल्टीमेटली डिक्रीज़ करना चाहिए। जब डिक्रीज़ करेगा तो इसका मतलब है कि हमारा जो रिलेशन है P1V1 इज़ इक्वल्स टू P2V2 इज़ इक्वल्स टू कांस्टेंट। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू बॉयज़ लॉ वो सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम P1 और V1 को यहाँ पे पुट करते हैं तो P1 क्या है 5 और V1 क्या है 2। इसी तरह से अगर हम P2 को पुट करते हैं 6 और V2 को पुट करते हैं 1.66, तो ये अल्टीमेटली कितना दोनों का नंबर आता है 10। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने ये सीखा कि जो प्रेशर है और वॉल्यूम है इन दोनों में कौन सा रिलेशन आना चाहिए, इनवर्स रिलेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसमें अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ये वाली कैलकुलेशन तो तकरीबन ये 9.96 अप्रोक्सीमेटली, इसको हम क्या लिखेंगे 10 ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपकी जो पहली एक्सप्लेनेशन थी एग्जांपल बॉयज़ लॉ की। अब इसकी हम देखते हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन वो क्या होगी। तो ये आपकी जो एग्जांपल है सिरिंज की है। सिरिंज के ऊपर जब आप प्रेशर को इंक्रीज़ करते हो तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसकी जो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन है वो हम देख लेते हैं। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी कैसे एक्सप्लेन कर रही है इसको, पार्टिकल थ्योरी। सबसे पहला जो पॉइंट है वो जो वॉल्यूम का अफेक्ट किस पे होगा, प्रेशर के ऊपर। effect of volume on pressure। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हमने अभी डिस्कस की हैं इसको हम दोबारा हाईलाइट करते हैं कि जो वॉल्यूम है, when the volume of gas decreases, the particles come closer to each other, closer to each other। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी बताई कि व्हेन द प्रेशर और इंक्रीजेस वॉल्यूम डिक्रीजेस, जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के करीब आएंगे, होगा क्या कि उनकी जो रैंडम मूवमेंट होगी, इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। रैंडम मूवमेंट इंक्रीजेस, रैंडम मूवमेंट इंक्रीजेस। अब क्या होगा, कोलिजन बिटवीन particles and with wall of the container, walls of container increases, ठीक है। अब होगा क्या कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। इसको मैं वाइस वर्सा कर देता हूँ ताकि हमें दूसरी बात लिखनी ना पड़े, एंड वाइस वर्सा मीन कि अगर आप जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज़ करोगे तो प्रेशर क्या कर जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। जैसे हमने लास्ट में एक बात लिखी
कि जब हम इससे जैसे कम वॉल्यूम है तो इसके ऊपर प्रेशर क्या है, इंक्रीज्ड है। अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज़ करते हो तो प्रेशर क्या कर जाता है, डिक्रीज़। यहाँ पे वॉल्यूम 1.6 है, यहाँ पे वॉल्यूम क्या है 2। वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर रहे हो तो प्रेशर क्या कर जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। ये दोनों चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो जो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन है उसको आप न्यूमेरिक वैल्यू के साथ भी देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ हमने डिस्कस की कि जब वॉल्यूम डिक्रीज़ करता है तो अल्टीमेटली होता क्या है कि जो रैंडम मूवमेंट है वो इंक्रीज़ करती है। कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स, जैसे आपकी क्लास के अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा है तो बच्चे इजीली बैठे हुए हैं, जब हम बच्चों को कंजेस्टेड कर देते हैं तो वहाँ पे माहौल ऐसा हो जाता है कि हर तरफ एक दूसरे के साथ टकराव, बाहर निकलना, क्लास के अंदर जाना मुश्किल हो जाता है। कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स इतनी इंक्रीज़ हो जाती है कि अल्टीमेटली उसका प्रेशर इंक्रीज़ कर जाएगा एंड वाइस वर्सा। यहाँ पे मैंने आपकी बुक के अंदर ये सारी बात लिखी हुई है कि जब हम वॉल्यूम को डिक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज़ करेगा, जब वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज़ करेगा। ये हमने वाइस वर्सा की ये लाइन लिख दी है कि जो रिवर्स प्रोसेस होगा वो भी इसके लिए ठीक होगा। अब नेक्स्ट जो बात यहाँ पे लिखी गई है टेम्परेचर के हवाले से, पॉइंट नंबर 2, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, effect of constant temperature। ठीक है, अब क्या होगा कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट, इसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो कांस्टेंट टेम्परेचर है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स कांस्टेंट, विल बी कांस्टेंट, ठीक है। और क्या होगा कि जो मूवमेंट है, मूवमेंट विल बी, ठीक है, कि हमने यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है उसको कांस्टेंट रखना है, उसके लिए हमने चेंजेस नहीं करनी। इसमें यह होगा कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट रहती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, स्पीड ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंज, और फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो सकती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन मीन के जो नंबर ऑफ कोलिजन है पार्टिकल्स का वो चेंज हो सकता है, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस, ठीक है, वो चेंज हो सकता है। जैसे हम वॉल्यूम को डिक्रीज़ या इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ़ कोलिजन्स में इंक्रीज़ भी आ सकता है और डिक्रीज़ भी आ सकता है। जैसे जो वॉल्यूम है डिक्रीज़ करेगा तो नंबर ऑफ़ कोलिजन इंक्रीज़ कर जाएगी, अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है तो नंबर ऑफ़ कोलिजन डिक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका था पहला जो बोयस लॉ। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे जो चार्ल्स लॉ है उसके ऊपर, ठीक है। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट जो है चार्ल्स लॉ उसकी तरफ मूव करते हैं। अभी तक हमने जो चीज़ डिस्कस की है, सबसे पहले बॉयस लॉ, इसकी डेफिनेशन हमने देखी, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, ये जो चीज़ है ये मैंने आपके सामने मैथमेटिकल फॉर्म के साथ इस इक्वेशन को रिलेट किया, ठीक है। उसके बाद इसकी हमने एग्जांपल देखी जिसमें हम न्यूमेरिक डेटा को साथ साथ चेक कर रहे हैं कि आया ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे कांस्टेंट नंबर आ भी रहा है या कि नहीं। उसके बाद हमने काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी जिसमें वॉल्यूम का प्रेशर के ऊपर इफ़ेक्ट, और उसके साथ जो दूसरा है इफ़ेक्ट ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर वो कैसे वेरी कर सकता है, उसके साथ जो पार्टिकल्स की पोजीशन है या मूवमेंट है वो कैसे वेरी कर सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो नेक्स्ट, दिस इज चार्ल्स लॉ। गैस लॉ नंबर 2, ठीक है, दिस इज चार्ल्स लॉ, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है इसकी, द वॉल्यूम ऑफ गिवन गैस is directly proportional to
directly proportional to the absolute temperature, ठीक है। कि यहाँ पे जो एब्सलूट टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं कि जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जब भी हम एब्सलूट की बात करते हैं तो एब्सलूट टेम्परेचर जो होता है वो कौन सा होगा, दिस इज़ केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। तो इसकी उसके बाद हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्म आप इसकी स्टेटमेंट के ऊपर गौर करेंगे तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और इसके लिए जो हमने कंडीशन रखनी है एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब उसके बाद इसको आप सॉल्व करेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीन क्या होता है कि जब एक क्वांटिटी इंक्रीज़ करती है तो उसी रेशो से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ करती है। तो इस इक्वेशन का मीन क्या होगा कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम भी उसी रेशो के साथ इंक्रीज़ करेगा। डायरेक्ट रिलेशन एज़ कम्पेयर टू बॉयस लॉ, उसमें इन्वर्स रिलेशन था। जब एक क्वांटिटी को आप एक चीज़ को आप इंक्रीज़ कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ उसी रेशो से डिक्रीज़ कर रही है। यहाँ पे जो पैरामीटर है हमारे पास टेम्परेचर है, इसको हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करेगा। उसके बाद जब प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया जाता है तो साथ हम क्या लिखते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। के यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, उसके साथ टी एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम जब लास्ट इक्वेशन लिखेंगे तो के इज़ इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाय टी। इसके लिए हम क्या लिख रहे हैं, इस इक्वेशन को हम कैसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि के इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और जो इक्वेशन बनेगी वो v बाय टी बनेगी, कि जब हम वॉल्यूम ऑफ अ गैस और जो उसका टेम्परेचर होगा उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर को दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म, हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर आना चाहिए, ठीक है। इसके लिए अगर हम इसकी जो एग्जांपल है उसमें पहले जाते हैं, फिर उसके बाद आगे मूव करेंगे। इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं जो लास्ट टाइम हमने बॉयल्स के साथ की थी एग्जांपल। सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं कि एक कंटेनर है जिसके ऊपर आपने, ठीक है, ये डायग्राम है आपकी बुक पे जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे जो है ऊपर हमने इसके कवर किया हुआ इस कंटेनर को, इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं, ठीक है। पार्टिकल्स क्या हैं, यहाँ पे गैस पार्टिकल्स यहाँ मूव कर रहे हैं और नीचे हमने एक बर्नर रखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, बर्नर, और ये गैस कंटेनर है जिसके अंदर गैस मौजूद है, ठीक है। इसमें आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर क्या है, T1। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम हम कितना रख रहे हैं, लेट्स से कि 5 डेसीमीटर क्यूब है और टेम्परेचर लेट्स से कि यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है तो इस पर कितना केल्विन आ जाएगा, 273 केल्विन, ठीक है। उसके बाद जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों क्या होने चाहिए, इंक्रीज़ होने चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनीशन। कंडीशन नंबर 2 पे जाते हैं। इस पे क्या होगा कि वॉल्यूम आप जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर रहे हो, टेम्परेचर आप कितना कर रहे हैं, T2, लेट्स से कि आप क्या कर रहे हैं, 273 से ये कितना हो जाएगा, 298 केल्विन फॉर एग्जांपल। 0 डिग्री से हम कितने पे जा रहे हैं, 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना हो जाएगा, 298 केल्विन, ठीक है। अब यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो उसी रेशो से क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, ठीक हो गया।
तो यहाँ पे जो दोनों की रेशो बनेगी वो सेम बनेगी। अब यहाँ पे हमारा जो ये वॉल्यूम है, जैसे यहाँ पे क्या था V1 था और यहाँ पे नेक्स्ट जो आएगा V2 V1, अब ये वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, V2। अब जो हमारा ऊपर कवरिंग है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब वॉल्यूम जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है गैस वो इंक्रीज़ हो जाएगी, बिकॉज के यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर रहा है, तो गैस पार्टिकल्स का जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ऐसा नंबर यहाँ पे लिखना है न्यूमेरिक डेटा में V2 के दोनों को अगर हम डिवाइड करें, जैसे कि अकॉर्डिंग टू दिस चार्ल्स लॉ V1 ओवर T1 इज़ इक्वल्स टू V2 ओवर T2, ये क्या होगा, हमेशा एक कांस्टेंट नंबर आएगा, ठीक है। अब V2 हम कैसे चूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, V1 कितना है 5 डेसीमीटर क्यूब और टेम्परेचर इस पे कितना है 273 केल्विन। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या बनेगा, 5 डिवाइडेड बाय 273, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा दिस इज़ 0.01, ठीक है। अब हमारे पास जो V2 है और T2 है, इसको अगर हम चेक करते हैं कि 98 पे जो आंसर आना चाहिए वो 0.1 आना चाहिए, तो V2 हमारा कितना होना चाहिए 298, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो क्या करेगा, लेट से कि इंक्रीज़ कर रहा है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम 7 तक लेके जाते हैं, 7 डेसीमीटर क्यूब, तो 7 डिवाइडेड बाय 298, या इसको हम 6 रखते हैं, 6 डिवाइडेड बाय 298, तो तकरीबन 5 और 6 पे लेके जाएंगे, 6 अप्रोक्सीमेटली, तो 6 डिवाइडेड बाय 298 करोगे, ठीक है। 273 से हम 298 केल्विन पे जा रहे हैं, तो तकरीबन ये अप्रोक्सीमेटली 0.01 तक आता है। तो ये दोनों वैल्यूज़ इन दिस केस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे बॉयज़ लॉ के अंदर हमने P और V को मल्टीप्लाई करके इसको कांस्टेंट रखा था, तो ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज़ तकरीबन सेम आएंगी। तो यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि जब आप वॉल्यूम V1 रखते हो, टेम्परेचर ये है, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हो, तो वॉल्यूम भी अल्टीमेटली क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा, लेकिन दोनों की रेशो क्या होनी चाहिए, फिक्स्ड होनी चाहिए एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब जो है इसकी काइनेटिक इंटरप्रिटेशन को हम देख लेते हैं जो कि क्या है, ठीक है। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे की तरफ मूव करेंगे। ये यहाँ पे बर्नर आ जाएगा और ये हमने यहाँ पे क्या दी हुई है, हीट। यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे जाएंगे, इसकी काइनेटिक इंटरप्रिटेशन को देखते हैं। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो इफेक्ट ऑफ, अभी तक हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं काइनेटिक पार्टिकल थ्योरीज और इसके जो करेक्टराइजेशन फैक्टर्स थे, बॉयज़ लॉ को हमने डिस्कस किया और हमने सिरिंज की एग्जांपल ली थी। उसके बाद जो इसकी काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी है वो एक्सप्लेन की, चार्ल्स लॉ, और उसके बाद जो V/T इज़ इक्वल्स टू कांस्टेंट है वो हमने डिस्कस किया और एक एग्जांपल ली इसके साथ। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो ये वॉल्यूम भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, लेकिन जो टेम्परेचर है उसके लिए T1 था इनिशियली और फाइनली टेम्परेचर क्या हो गया यहाँ पे T2। टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज, बिकॉज ऑफ के यहाँ पे हमने इसको हीट दी हुई है। उसके बाद काइनेटिक पार्टिकल थ्योरीज के लिए क्या कहती है कि जब आप क्या करते हैं, टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीज़ करते हैं,
व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इंक्रीजेस, अब टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी आपस में क्या होते हैं, डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं। हमने क्या किया कि जैसे पहले हमारे पास जो एक कंटेनर था उसकी हीट को हमने इंक्रीज़ किया, T1 से हम किस पे चले गए, T2 के ऊपर, तो क्या होगा कि काइनेटिक पार्टिकल्स, जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ करेगी, रेंडमनेस ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज़ करेगी। जब वो आपस में कोलाइड करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ने का खदशा होगा। प्रेशर को हमने अगर कांस्टेंट रखना है तो क्या होगा कि उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है। दिस मीन्स द पार्टिकल्स मूव फास्टर, आपस में टकराएंगे। टू मेंटेन द कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर मस्ट इंक्रीज to allow the particles to travel further between collisions with the container walls, thus keeping the pressure constant. Conversely, if the temperature decreases, the kinetic energy of the particle decreases. The particles move slower and the volume must be decreases to maintain the constant pressure. जैसे हमने दो कंटेनर बनाए थे शुरू में कि वॉल्यूम इतना था V1 और इसके ऊपर टेम्परेचर कितना था T1। जब आप क्या करते हैं, इसके ऊपर हीट इंक्रीज़ करते हो तो वो वॉल्यूम किस में कन्वर्ट हो जाता है, V2 और T2 के अंदर। मतलब क्या है कि कम वॉल्यूम के अंदर जब हीट बढ़ती है तो पार्टिकल्स की कोलिजन रैंडमनेस इंक्रीज़ होती है, प्रेशर इंक्रीज़ होने का ख़तरा रहता है। लेकिन चार्ल्स लॉ के अंदर हमने एक प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। जब प्रेशर को कांस्टेंट करना पड़ेगा तो वॉल्यूम अल्टीमेटली इंक्रीज़ करेगा। अब वॉल्यूम कैसे हो जाएगा कि वॉल्यूम इसका इंक्रीज़ हो जाएगा, एक्सपेंड करेगा, तो V2 इंक्रीजेज एज़ कम्पेयर टू V1 एज T2 इंक्रीजेज एज़ कम्पेयर टू T1। ठीक है, और जब टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो अल्टीमेटली वॉल्यूम को भी डिक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि वो कांस्टेंट प्रेशर को मेंटेन कर सके। उसके बाद जो कांस्टेंट प्रेशर की टर्म लगाई गई है, द वॉल्यूम चेंजेस टू बैलेंस द इंक्रीज्ड और डिक्रीज फ्रीक्वेंसी एंड फोर्स ऑफ कोलिजन ड्यू टू टेम्परेचर चेंज मेंटेनिंग कांस्टेंट प्रेशर। अब यहाँ पे कि वॉल्यूम चेंजेस टू बैलेंस द इंक्रीज और डिक्रीज फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे जो वॉल्यूम चेंज आ रहा है इससे हम किस चीज़ को बैलेंस कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ कोलिजन्स को, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स को बैलेंस कर रहे हैं ताकि ओवरऑल हमारा जो पॉइंट है वो क्या है कि चार्ल्स लॉ के अंदर कांस्टेंट प्रेशर लाजमी है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हमारा जो रह जाता है एवोगैड्रो लॉ, इसको हम देखते हैं और इसकी काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी को हम देखते हैं। सबसे पहले कि जो इसकी डेफिनेशन है इसको लिख लेते हैं और उसके बाद जो अच्छा जी, इसकी डेफिनेशन को हम नोट कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। गैस लॉ नंबर 3, एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, एवोगैड्रो लॉ में क्या कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ गैस is directly proportional to the number of moles of a gas, to the number of moles of gas। इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए क्या होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अब इसके लिए जो हम इक्वेशन लिखेंगे सेम एज इट इज़ मैथमेटिकली, जब भी आप इसको लिखेंगे तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म वो आपने साथ लिखनी है। मैथमेटिकल फॉर्म क्या हो जाएगी कि जो वॉल्यूम है गैस का वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ़ मोल्स के, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के। तो V इज़ इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के तो साथ में आपने क्या लिखना है, n। तो K किसके बराबर आ जाएगा, V डिवाइडेड बाय n। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या है कि कांस्टेंट इज़ इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय N, के वॉल्यूम और जो नंबर ऑफ़ मोल का रेशियो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट है इसकी जो एग्जांपल है या एक्सप्लेनेशन हम कह सकते हैं, इसके लिए भी आप अगर कंडीशंस को देखते हो कि एट V1 जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो क्या हैं, N1 है। अगर हम N1 को इंक्रीज़ करके N2 पे लेके जाते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2। तो इसके लिए जो रेशो बनेगी V1 डिवाइडेड बाय N1 इज़ इक्वल्स टू V2 डिवाइडेड बाय N2, और ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इनिशियली एट N1 वॉल्यूम कितना होगा, V1। अगर आप N2 नंबर ऑफ़ मोल्स इंक्रीज़ करते हो तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब क्या है कि जो अमाउंट है किसी भी गैस की वो आप इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी इसी रेशो से इंक्रीज़ करेगा। अब अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन या एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है, तो इसमें जैसे यहाँ पे एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर आपने लेट्स से के जो नंबर ऑफ़ मोल्स रखे हुए हैं वो लेट्स से कि 10 मोल्स ऑफ गैस है, ये पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं, N1 इज़ इक्वल्स टू 10। ठीक है, और V1 लेट्स से कि यहाँ पे कितना है, वॉल्यूम कितना है, 3 डेसीमीटर क्यूब है, 2 डेसीमीटर क्यूब है लेट्स से। अब हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ़ मोल्स को इंक्रीज़ करते हैं। इसमें आपने टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज नहीं करना, T1 ही रहेगा और जो प्रेशर है वो P1 ही रहेगा। इस कंडीशन में भी आप T1 ही रखेंगे और P1, ये दोनों कंडीशंस क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। जब आप क्या करते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स को इंक्रीज़ करते हो तो क्या होगा कि जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो V2 आएगा, ठीक है, N2 लेट्स से कि आप क्या कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 15 कर देते हैं। ठीक है, तो V2 कितना हो जाएगा, ये भी इंक्रीज़ करेगा। लेट्स से कि ये 3 डेसीमीटर क्यूब पे 1 डेसीमीटर क्यूब ये इंक्रीज़ कर जाता है। इसमें जो नंबर ऑफ़ मोल्स आएंगे वो इंक्रीज़ हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू इनिशियल V1 से। N1 और N2 आप देख रहे हैं कि N1 10 है और N2 कितना हो गया, 15। अब अगर आप इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करते हो अकॉर्डिंग टू दिस एवोगैड्रो लॉ, तो इसमें हमने लिखा है कि V1 ओवर N1 इज़ इक्वल्स टू V2 ओवर N2 इज़ इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, तो V1 क्या है, 10 डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई 3। तो इन दोनों का जो आंसर आएगा वो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशंस में जो नेट रिज़ल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों की हम रेशियो लें तो हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर आए एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये कौन एक्सप्लेन करता है, एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, तो ये एवोगैड्रो लॉ एक्सप्लेन करेगा। लास्ट में हम इसकी काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी को डिस्कस करके इसको क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे ये आ गया कि रेशो हमारे पास क्या है, V डिवाइडेड बाय N कांस्टेंट। इनिशियल कंडीशंस में हम इनकी रेशो लें, फाइनल कंडीशंस में हम इसकी रेशो लें तो हमारे पास एक फिक्स्ड नंबर आना चाहिए दोनों केसेस में। तो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी क्या कह रही है कि इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ऑन वॉल्यूम। सिंपल सी बात है कि जब आप नंबर ऑफ़ मोल्स को इंक्रीज़ करते हो, अमाउंट को इंक्रीज़ करते हो तो एक्सपेंशन आएगी, क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, और साथ साथ प्रेशर को कांस्टेंट करने के लिए, टेम्परेचर को कांस्टेंट करने के लिए भी वॉल्यूम को इंक्रीज़ होना पड़ेगा। अगर इसी चीज़ के अंदर आप एडिशन करते जाओ तो वो जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ सकता है कोलिजन की वजह से, और प्रेशर भी इंक्रीज़ हो सकता है। प्रेशर तो ऑटोमेटिक बात है कि इस वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज़ करेगा। अगर आप इसमें एडिशन करते हो तो वॉल्यूम को अल्टीमेटली इंक्रीज़ करना पड़ेगा। उसके बाद कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, the temperature ensures the kinetic energy of the particle remains the same। constant temperature होगा तो इनकी मूवमेंट जो है वो टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। एंड द प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट बाय एडजस्टिंग द वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जब आप पार्टिकल ऐड करोगे तो प्रेशर खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा, और साथ में
जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रखना ज़रूरी है। प्रेशर भी हम इसकी डेफिनेशन में कांस्टेंट लिखते हैं, मेंटेनिंग कांस्टेंट प्रेशर जो है यहाँ पे हम लिख देते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर के फॉर अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने जो चीज़ सीखी वो क्या था कि गैस लॉज और इनकी काइनेटिक इंटरप्रिटेशन मौजूद थी। तो